Hi everyone, myself शुभम जैन, वेलकम टू अभिपीडिया। हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 60 क्वेश्चंस अप्रोक्स देख चुके हैं, तो आज हम फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। पर कुछ बच्चों के डाउट्स थे, स्पेसिफिक एक स्टूडेंट का तो डाउट था जिन्होंने मुझे बताया कि सर सेक्शन 27 और सेक्शन 28 है क्या। तो एक वीडियो में आपने सेक्शन 27 रेफर किया था, एक वीडियो में आपने सेक्शन 28 रेफर किया था, पर क्वेश्चन और ऑप्शन सेम थे, तो ऐसा क्यों किया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको ये डाउट जरूर आया होगा और ये डाउट आना भी चाहिए। तो मैंने जान के एक वीडियो में सेक्शन दूसरा डाला, दूसरी वीडियो में सेक्शन दूसरा डाला। तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या था बच्चे का। तो देखते हैं, ये डाउट जो था वो दीपेश श्रीवास्तव जी का था डाउट। तो उन्होंने कहा था कि सर सेक्शन 27 और 28 एक क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन में ये पुट किया था कि अगर जो रूल्स बनाए जाते हैं बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसको कहां पर नोटिफाई करना पड़ेगा। तो उसका आंसर था ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक वीडियो में सेक्शन 27 को रेफर किया था, दूसरी वीडियो में सेक्शन 28 को रेफर किया था। ऐसा क्यों? और वो आंसर तब भी ठीक था आपका, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों को ही डाल दिया था। तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 27 भी बन सकती है, सेक्शन 28 भी बन सकती है। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर जो रूल्स बनाए जा रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं और उसको हम नोटिफाई कर रहे हैं ऑफिशियल गैजेट में, तो कौन से सेक्शन को हम रेफर करेंगे? सेक्शन 27 को रेफर करेंगे। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको पेपर में लिखा जा रहा है, स्पेसिफिक आपको क्या लिखा जा रहा है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा जा रहा है। तो पेपर में आप पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आ रहा है आपको लिखा, तो आप क्या लिखोगे? सेक्शन 28 लिखोगे। अगर आप देखते हो, अगर दोनों लिखा रहे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो नोटिफाई करेंगे हम ऑफिशियल गैजेट में। सपोज करो उन्होंने सेक्शन 27 ही दिया, ठीक है, क्या दिया? सेक्शन 27 दिया, तो आप सेक्शन 27 को टिक कर दोगे। 28 नहीं दिया उन्होंने लिखा बोथ ए एंड बी, मतलब सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28 दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप बोथ को टिक करोगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको नोटिफाई करेंगे, तो सेम आंसर रहेगा ऑफिशियल गैजेट। तो आपको वहां पर सेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको एक बार सेक्शन 27 बताया था, एक बार आपको सेक्शन 28 बताया था, ठीक है। तो इसलिए वो आपका करेक्ट है, ठीक है दिपेश जी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो मुझे बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। राइट, आगे देखते हैं। आज हम अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताएं इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखना, जो हमारा CIC है वो एक हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हमारे स्टैट्यूट के द्वारा बना रखा है, हमारे लॉ के द्वारा बन रखी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे पास आया, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी मानेंगे। तो यहां से दो क्वेश्चन हमारे निकल रहे हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या निकल रहा है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमारा, वो कौन सी बॉडी के अंडर आता है? वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर फॉल करता है।
तो 2 क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल रहे हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कमिटी टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कहते कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है कमेटी का किसको सिलेक्ट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आपको सेक्शन भी पता करना है कि इसका सेक्शन क्या होगा। हाँ जी, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, ऑप्शन डी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, बताएं क्या राइट आंसर होगा इसका। हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर है आपका बी। इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। मतलब कि कौन सा पार्ट कमेटी में नहीं है, वो है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूं, ऑप्शन ई आप लिख लें। एक ऑप्शन मैं आपको और दे रहा हूं, ऑप्शन ई। प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कमिटी टू सिलेक्ट। मेन आपका कहां पर ये चीज आ रहा है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। कहते सिलेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, किसको सिलेक्ट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। तो राइट आंसर क्या होगा, एक तो मैंने आपको बता दिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आपका कमेटी में नहीं बैठता, वो आपका कमेटी में नहीं होता। क्या प्रेसिडेंट कमेटी में होता है, क्या प्रेसिडेंट पार्ट है कमेटी का। तो इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट भी कमेटी में नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट होता है, सिर्फ अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, सिर्फ क्या करता है, सिर्फ अपॉइंट कर रहा है। हमने क्या कहा था कि सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठ रहा है, अपॉइंट करना और सिलेक्ट करना अलग अलग चीज है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा रिकमेंड हो रहा है। तो ये हमारे हैं आंसर्स। रिकमेंड किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर nominated by the prime minister, hence chief justice of supreme court is not a member of this committee। तो टेक्निकली देखा जाए प्रेसिडेंट भी मेंबर नहीं है आपका कमेटी का, वो जस्ट क्या किया जा रहा है, उसको रिकमेंड किया जा रहा है अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, सिर्फ रिकमेंड कौन कर रहा है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किए गए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये सब लोग रिकमेंड करते हैं, मतलब कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको बात कह रहे हैं कि हाँ जी हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रेसिडेंट को बोल देते हैं अपॉइंट कर दो, वो प्रेसिडेंट क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। तो सिलेक्शन कमेटी में तो नहीं बैठा ना प्रेसिडेंट, तो इसलिए अगर पेपर में आपको आया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो आप टिक क्या कर दोगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट आया तो प्रेसिडेंट को टिक कर दोगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में आया प्रेसिडेंट, एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ऑप्शन डी में आया बोथ बी एंड सी, तो आप बोथ बी एंड सी को टिक कर दोगे, ठीक है। आपको एक साथ कभी नहीं आएगा, या तो बोथ बी एंड सी लिखा आएगा कि प्रेसिडेंट भी कमेटी में नहीं होता और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी में नहीं होता, या तो बोथ आपको लिखा आएगा कि हाँ जी ये दोनों ही ऑप्शंस आपकी क्या है, निकल जाएंगी, दोनों ही कमेटी में नहीं बैठती। तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि एक जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिया, ठीक है वो तो कमेटी में होता है, दूसरे में लिख दिया प्रेसिडेंट, तीसरे में लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चौथे में लिख दिया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं आएगा। अगर ऐसा आ गया तो बी और सी मतलब प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में दोनों में से कोई भी एक टिक कर दोगे, आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि उनके ऑप्शंस में गलती है, आपके आंसर में कोई गलती नहीं है। समझ आया, ठीक है। तो ये पेपर में ना ये माइन्यूट डिटेल्स आपकी मैटर करती हैं।
हम पढ़ के जाते हैं, पर कभी कभी हम वो चीज़ें छोड़ जाते हैं, हमें लगता है कि यार प्रेसिडेंट ही है, बस बात खत्म, हम आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमारी एग्जाम में गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमने हर एक एस्पेक्ट को तो देखना ही देखना है कि हमारा एक नंबर भी कटे ना, एक नंबर भी हमारा हाथ से ना जाए। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। A public information officer will be liable to be imposed a monetary penalty for a public information officer, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, पीआईओ होता है, वो लाइबल होगा मॉनेटरी पेनल्टी के लिए। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम उसे मॉनेटरी पेनल्टी दे सकते हैं? ऑप्शन ए, रिफ्यूजल टू रिसीव एन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। ऑप्शन बी, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स। ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ये आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए, इसका आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको दूसरे तरीके से करवाया था आपको, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन डाल दिया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? डी, सेक्शन 20 क्लोज 1, ऑल ऑफ देम। मतलब अगर पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लाइबल हो सकता है अगर वो रिफ्यूज कर देता है टू रिसीव एन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के लिए, वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टाइम लिमिट में नहीं देता, या फिर इंफॉर्मेशन को वो डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन तीनों चीज़ों में तो आपको क्या हो सकता है? पीआईओ को मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको लिखी हैं इसमें कि इन चीज़ों में भी क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। जैसे कि रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन, ये तो ऑप्शन में था। नॉट फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम लिमिट, ये भी ऑप्शन में था। मैलाफाइड डिनाइड द रिक्वेस्ट, मैलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ। ठीक है, उसकी बैड फेथ के साथ अगर वो डिनाई करता है तो उसको पेनल्टी लगेगी, अगर गुड फेथ में कर रहा है, बोनाफाइड कर रहा है, तो नहीं लगेगी। नॉइंगली गिवन इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू अ रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस, अगर प्रोसेस को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो इन केसेस में उसको क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। ये सेक्शन 20 क्लोज 1 था हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? बताएं कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है जो हमें नीचे दी हुई है। पहली, पोस्ट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज डिराइव फ्रॉम आरटीआई एक्ट 2005। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट है, क्या वो आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा डिराइव की गई है? सेकंड, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर कमिश्नर कैन होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ऑप्शन 3 नहीं, जो हमारे फॉलोइंग्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं। तो थर्ड वन, ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सीआईसी, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव, क्या प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है? तो ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर है हमारा ए, मतलब कि 1 and 3 जो आपके ऑप्शंस हैं वो क्या है? करेक्ट है। तो हमारा सेक्शन 14 बता रहा है कि रिमूवल के साथ कि कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 3 ठीक हो गया। और अगर आप देखते हो कि जो पोस्ट बनाई गई है हमारी वो आरटीआई एक्ट में बता रखी है, आरटीआई ने ही डिराइव की है वो पोस्ट, पहले वो पोस्ट नहीं होती थी। टेक्निकली देखा जाए तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपके 1 and 3 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन ए है 1 and 3 आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। समझ आया? हाँ जी, कितने शेड्यूल्स हैं आपका आरटीआई एक्ट 2005 में? हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द आरटीआई एक्ट 2005 हैव? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 2 या डी 8?
बताएं इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है सी। राइट आंसर क्या है हमारा? सी। अब मुझे ये बताएं सेकंड शेड्यूल किसके साथ डील करता है? दो शेड्यूल्स हैं ये तो हमें पता चल गया, तो सेकंड शेड्यूल हमारा किसके साथ डील करता है? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑप्शन बी, all departmental information of central and state. Option C, both A and B. Option D, none of the above. बताओ इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी यस, इसका राइट आंसर है ए। हमारा सेकंड शेड्यूल डील करता है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं, प्लीज़ याद कर लेना। याद रखोगे कि हमने वो क्वेश्चंस देखे जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, और ये आपके नंबर लेके जाएंगे, गारंटी देता हूँ। ठीक है, हाँ जी यस। नेक्स्ट, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाय। सेकेंड शेड्यूल से ही हमारे 3 क्वेश्चन बने। कितने शेड्यूल हैं? 2। दूसरे शेड्यूल में क्या बता रखा है वो हमने देखा। अब सेकंड शेड्यूल कौन अमेंड कर सकता है मुझे बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों अमेंड कर सकती हैं, या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो अमेंड कर सकता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ए। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंड कर सकती है वो हमें बता रखा है सेक्शन 24 क्लोज 2 दैट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेकेंड शेड्यूल को वो क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो अमेंड में मतलब ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो तीनों चीज़ें इसमें हैं हमारी। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है हमारा कि सेकेंड शेड्यूल में हम अमेंड कर सकते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, प्लस डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ए था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथराइज्ड टू रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। हु इज ऑथराइज्ड, कौन ऑथराइज्ड है CIC और IC को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ऑफिस, उनके ऑफिस से? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी कैबिनेट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो कि कौन रिमूव कर सकता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 14 भी हम 2-3 बार देख चुके हैं, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये सेक्शन सारे के सारे याद हो जाए, मतलब ये प्रोविजंस आपको समझ आ जाएं, पता चल जाएं, और पेपर में हमारे ये आंसर्स करेक्ट हो जाए। ठीक है, सेक्शन 14 हमें बता रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी रिमूव हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से ग्राउंड में हम ये देख चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वो मिसबिहेवियर कर रहा है या इनकैपेसिटी है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, और ऑन ए रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इंक्वायरी की जाएगी। ऑब्वियस है उसको मौका दिया जाएगा बोलने का। हमारे पास कंसेप्ट है ओडी अल्टरम पार्टम, बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। अगर लगता है कि उसने मिसबिहेव किया या कोई भी ऐसी कंडीशन उसने की है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? बी। तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अ स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी ड्यूटी है CAPI की या फिर SAPIO की? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्यूटीज क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर दिस एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थविथ टू द CPIO और SPIO। ऑप्शन ए था ये हमारा। ऑप्शन बी, टू रिसीव द फी फॉर द RTI एप्लीकेशंस। ऑप्शन सी,
to assistant the CPIO, SPIO is furnishing reply to the applicant. Option D, to ensure that RTI applications are replied within prescribed period. तो बताओ क्या ड्यूटी है इसका, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको आना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, एक बार पढ़ें अच्छे से। हाँ जी यस, इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ए हमारा ऑप्शन, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर द RTI एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थविथ टू द CPIO और SPIO। मैंने आपको बताया था ना वो पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या था, ए था। आपको याद होगा, ये सभी का करेक्ट होगा ये आंसर पक्का। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। तो आज की हमारी ये क्वेश्चंस थे, टोटल 9-10 क्वेश्चंस थे प्लस डाउट्स थे। वो डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझसे फिर से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।